संसार सिनेमा का, बातें बाइस्कोप की, बाइस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। कुछ फिल्में दौलत बटोरती हैं दोस्तों, और कुछ इज्जत कमाती हैं। श्याम बेनेगल की फिल्मों को आप किस श्रेणी में रखेंगे, ये आप जानिए। लेकिन इतना तो बेशक सभी मानते हैं, उनकी फिल्मों ने फिल्म कला को समृद्ध किया है। आज बाइस्कोप की बातें एक ऐसी ही कलात्मक फिल्म को लेकर हो रही हैं, जो पर्दे पर आने से पहले एक साहित्यिक उपन्यास के रूप में चर्चित हुई थी। इस फिल्म का नाम है सूरज का सातवां घोड़ा। आलेख और प्रस्तुति लोकेंद्र शर्मा की है, सहायक हैं PKA नायर। तो आइए सुने एक अनोखी फिल्म की बातें, सूरज का सातवां घोड़ा। ऐसा लगता है जैसे प्रेम के बारे में कहानियों और कविताओं का माणिक बाबू के पास भंडार था। चाहे कागज पर उन्होंने कभी कुछ न लिखा हो, लेकिन सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मैं भी तैयार हूं दोस्तों, माणिक बाबू की कहानियां आपको सुनाने के लिए। ये कहानियां, या कहिए ये कहानी, सन 1950 के आसपास लिखी गई थी और सन 1952 में लोगों के सामने आई थी उपन्यास की सूरत में। सन 1992 में, यानी 40 बरस बाद, ये कहानी एक बार फिर लोगों के सामने आई फिल्म की सूरत में, और दोनों ही बार इसका नाम था सूरज का सातवां घोड़ा। लेकिन आम जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा 10 बरस ऐसा होते हैं जब हम प्रेम करते हैं, और उन 10 बरसन में खाना पीना, आर्थिक संघर्ष, पढ़ाई लिखाई, घूमना फिरना, मित्र गोष्ठी, सिनेमा, इन सब से जब टाइम बचत है तब ही तो हम प्रेम करत हैं। तो फिर लव की कहानी काहे लिखी जाए। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना है तुमने? उन्होंने लिखा है, मेरे मन के अंदर एक विरहनी नारी बसी है, और यही नारी अपनी कथा कहा करती। अच्छी कहानी वैसे तो बार बार कही जाती है और बार बार सुनी जाती है, लेकिन डॉक्टर धर्मवीर भारती की लिखी हुई ये कथा दोबारा फिल्मी पर्दे पर कहने का लालच श्याम बेनेगल को आया था, इसके अंदाजे बयां की वजह से। धर्मवीर भारती ने ये जब नॉवेल लिखा तो एक किस्म से ये बिल्कुल लैंडमार्क नॉवेल हो गया था, और जब 1950s में ये लिखा गया था तो इट वाज ऑलमोस्ट रेवोल्यूशनरी। इसका फॉर्म बहुत ही यूनिक है और फिल्म के लिए बहुत ही मुश्किल है। इसमें क्या है, 3-4 कहानियां हैं और इस कहानियों का नैरेटर एक है। हर कहानी में उसकी एक जगह है, और जो इवेंट्स हैं, इंटरलिंक्ड इवेंट्स जो है एक कहानी और दूसरे कहानी से, ऐसा लगता है कि ये आगे पीछे नहीं, एक टाइम पे साइमल्टेनियसली ये कहानियां हुई थी। अब इसको फिल्म के फॉर्म में लाना बहुत ही मुश्किल बात है। ये तीनों चारों कहानियां उपन्यास के पात्र माणिक मुल्ला के इर्द गिर्द बुनी गई हैं। माणिक मुल्ला अपने घर पर दोस्तों के जमघटे को कहानियां सुनाया करते थे। हमारे घर के बगल में एक पुरानी कोठी थी, जिसके पीछे एक छोटा अहाता था। अहाते में गाय बंधी थी, घर में लड़की। लड़की का नाम जमुना था, गाय का नाम मालूम नहीं। जमुना की कहानी शुरू हो इसके पहले दोस्तों, मैं आपको धर्मवीर भारती और श्याम बेनेगल की कहानी सुना दूं। हिंदी साहित्य से जिनका हल्का फुल्का सा भी परिचय है, उन्होंने धर्मयुग के संपादक डॉक्टर धर्मवीर भारती का नाम बेशक सुना होगा। 25 दिसंबर सन 1926 को भारती जी ने इलाहाबाद में जन्म पाया और 4 सितंबर 1997 को मुंबई में उनका देहांत हो गया। अपने 71 वर्ष के जीवन में भारती जी ने हिंदी साहित्य को खासा समृद्ध किया। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, अनुवाद और रिपोर्टाज, यानी अपनी लेखनी का उन्होंने कई रूपों में इस्तेमाल किया और अक्सर कमाल किया। कनुप्रिया, अंधा युग
और गुनाहों के देवता जैसी रचनाओं के कारण भारती जी का नाम हिंदी साहित्य में सदा के लिए सुरक्षित हो गया। उनके उपन्यास गुनाहों का देवता पर 2 बार फिल्म बनाने की कोशिशें हुई, लेकिन दोनों ही बार फिल्म अधूरी रह गई। दूसरी बार ये कोशिश अमिताभ और जया को लेकर की गई थी। एक था चंदर, एक थी सुधा के नाम से। श्याम बेनेगल इस मामले में खुशनसीब रहे कि सूरज का 7वां घोड़ा को पर्दे पर उतारने में वे कामयाब हो गए। उनकी एक और उपन्यास थी जिससे मैं फिल्म बनाना चाह रहा था। फिर उनकी एक शॉर्ट स्टोरी भी थी जिसको मैं फिल्म बनाना चाह रहा था, फिर वो भी ड्रॉप हो गया। मतलब मैं निशान जब बना रहा था तो उस जमाने में धर्मवीर भारती साहब धर्मयुग के एडिटर जब थे, देन ये पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसको अगर कोई फंड करे, फाइनेंस करे, तो बहुत साल तक कोई तैयार नहीं था इसको फाइनेंस करने के लिए। तो 1992 में मैंने NFDC को जब पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है, तो इसको बना सकते हैं आप। तो मैंने राइटर को दे दिया और कहा कि मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, उसका स्ट्रक्चर ये चाहिए मुझे। तो वो स्ट्रक्चर के हिसाब से शमा जैदी ने उसका स्क्रिप्ट बना। इस उपन्यास की पटकथा उपन्यास की बुनावट के अनुसार हो, ये बेशक मुश्किल काम था, लेकिन इस मुश्किल काम को शमा जैदी ने कितनी सफलता और कुशलता के साथ किया, इस बात का अंदाजा फिल्म देखकर बखूबी हो जाता है। मुझे क्या था कि वो नॉवेल का जो एक्सपीरियंस है उसको सही तरीके से लाने की कोशिश की, लेकिन कहानी में थोड़े चेंजेस तो मैंने किए हैं और करने की जरूरत भी थी, क्योंकि जैसा नॉवेल है वैसे ही पिक्चर बनाएंगे तो बिल्कुल घटिया फिल्म बनेगी। तो यू हैव टू एक्चुअली थिंक इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंस, वो नॉवेल का एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि धर्मवीर भारती साहब उस जमाने में जिंदा थे एंड वी हैड डिस्कस्ड इट। फिर फाइनली जब पिक्चर बनी तो वो बहुत खुश थे, वैसे ही वाज वेरी हैप्पी विद द वे द फिल्म टर्न्ड आउट। सच पूछिए तो धर्मवीर भारती की इस अनोखी रचना को पर्दे पर उतारना श्याम बेनेगल जैसे अनोखे फिल्मकार के ही बूते की बात थी। और भी सच कहूं तो धर्मवीर भारती जैसे लेखक हिंदी जगत में और भी हैं, लेकिन श्याम बेनेगल के स्तर को छूने वाले फिल्मकार हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नहीं हैं। सन 1973 में अपनी पहली फिल्म अंकुर के साथ श्याम बेनेगल ने हिंदी फिल्मों का चेहरा संवारना शुरू किया और इसके बाद अपनी हर फिल्म के साथ वे बेहतर से बेहतर होते चले गए। निशांत, मंथन, भूमिका, जुनून, कलयुग, मंडी, मम्मो, सरदारी बेगम, महात्मा, हरी भरी और जुबैदा, ये थोड़ी सी फिल्में ही श्याम बेनेगल के महिमा गान के लिए बहुत हैं। 12 बरस की कच्ची उम्र से ही श्याम बेनेगल फिल्म बनाने की बीमारी पाल बैठे थे। बड़े होकर विज्ञापन जगत से जुड़े तो करीब 1000 विज्ञापन फिल्में बनाई, कई वृत्त चित्र बनाए, नाम कमाया और इसके बाद सन 1973 से बाकायदा फीचर फिल्में बनाने में जुट गए। हाँ, दूरदर्शन के लिए 53 एपिसोड का एक सीरियल भारत एक खोज भी बनाया। पुरस्कार, इनाम और तारीफें तो इतनी पाई कि गिनवाना भी मुश्किल। बहरहाल आइए अब आज की फिल्म पर आ जाएं, जो उतनी ही अनोखी है जितने श्याम बेनेगल और उतनी ही लीक से हटी हुई है जितना इसका टाइटल सूरज का 7वां घोड़ा। एक नॉवेल के लिए भी बहुत ही इमेजिनेटिव टाइटल है और फिल्म के लिए भी बहुत अच्छा टाइटल, एक मिस्ट्री सा है ना। जमुना, मेरी जमुनिया तो कितनी सुंदर है। जमुनिया जमुनिया की कहानी शुरू करने से पहले माणिक मुल्ला ने प्रेम की अपनी एक प्राइवेट फिलॉसफी बताई थी। खरबूजा चाहे चाकू पर गिरे, चाहे चाकू खरबूजे पर, नुकसान हमेशा चाकू का होता है। अतः जिसका व्यक्तित्व इस चाकू की तरह तेज और पैना हो, उसे हर हाल में इस उलझन से बचना चाहिए। अब चाकू कौन है और खरबूजा कौन, इस बहस में नहीं पड़े तो भी माणिक मुल्ला पर दया आती है, क्योंकि जमुनिया के मन में माणिक मुल्ला टेम्परेरी थे। जमुनिया का परमानेंट प्रेम तो तन्ना के लिए था, जिसकी खातिर वो माँ बाप से भी बगावत कर सकती थी। मैं शादी किसी और से नहीं करूंगी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तन्ना से। तेरी कसम माँ, मैं मर जाऊंगी
जमुना के तेवर तो तीखे थे, लेकिन तन्ना अपने बाप की आवाज सुनते ही भीगी बिल्ली हो जाता था। तन्ना, नीचे आ। कहां मर गया तू? नीचे आ जल्दी। तन्ना, ओ तन्ना, आ नीचे। तन्ना का घर पड़ोस में ही था, लेकिन उसका बाप महेसर दलाल वो दीवार था जिससे टकराकर जमुना का दिल टूट गया। अब अपने टूटे हुए दिल का दुखड़ा वो माणिक मुल्ला के सिवा और किससे कहती। तन्ना से क्यों टूट गई जमुनिया? तन्ना डरपोक है इसलिए। अरे मैंने तो अपनी माँ को मना भी लिया, मगर तन्ना अपने बाप से डरता है। बहुत बुरा है तन्ना। तन्ना बुरा नहीं है, उसका बाप कमीना है। जब से उसकी माँ मरी और वो मौसी घर में आई है, बेचारा बहुत दुखी है। मगर मैं पूछती हूँ, अगर अपने बाप का इतना ही डर था तो मुझे क्यों आश्रय में रखा, मुझे क्यों सहारा दिया? तन्ना ने बहुत बड़ी गलती की, नहीं दीदी? दुनिया में ऐसा ही होता है माणिक। जमुना के जीवन में तन्ना का प्रवेश तो नहीं हो पाया, लेकिन उसके घर में एक दिन दूर की एक रिश्तेदार रोमा बीवी ने प्रवेश किया। जमुना की अम्मा। अरे आओ आओ रोमा बीवी, इस बार तो बड़े दिनों बाद आई। अरे राम बिटिया की बाढ़ तो देखो, जैसा नाम तैसन करनी। भादो की जमुना आज फटी पड़त है। एकर ब्याह हुआ कहूँ नहीं तय किया। अब क्या कहे रोमा बहन, बिरादरी वाले तो दहेज बहुत मांगते हैं, कहाँ से दे? जात पर जात में लड़की देने से तो अच्छा है माँ बेटी दोनों गले में रस्सी बांधकर कुएं में कूद जाए। हाय हाय, कैसी को भाषा जिभ्या से निकालत हो जमुना की अम्मा। अरे कुएं में गिरे तुम्हारे दुश्मन, और कुएं में गिरे तुम्हारे अड़ोस पड़ोस वाले, और कुएं में गिरे तन्ना और महेसर दलाल। का सी करत हो, दूसरे का सुख देखकर जिनका किया फाटत है। वक्त पर सगे संबंधी ही काम आवत है। अब ये हमार भतीजा फोटो लेके आए हैं, आई देखो, कुंडली भी है। अरे घर का अकेला है, न सास न ससुर न ननद न जेठानी, घर में कोनो की चाह नहीं है। और नानाओं के नाम जागीर लिख गए हैं। घर में घोड़ा है, टांगा है, पुराना नामी खानदान है। लड़की रानी महारानी असबिलासी है। जमुना की माँ ने रोमा बीवी का प्रस्ताव घर में रखा तो जमुना के पिता के भीतर कुछ तड़प सा गया। इसकी 2 बीवियां मर चुकी हैं, जमुना को तुम तीसरी बनाओगी। ते आज हुआ ये लड़का मेरी उम्र का होगा, इसे दोगी लड़की? दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? मर्द और दीवार तो जितना हवा पानी खाते हैं उतना ही पुख्ता होते हैं। लड़का तिहाजू है तो कोई बात नहीं। दहेज नहीं जुटा पा रहा हूं तो नरक में धकेल दे। नरक और स्वर्ग सब नसीब की बातें हैं। जमुना के नसीब में यही रिश्ता था। सो एक दिन बैंड बजाती हुई बारात दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मुंह में दांत न पेट में हाथ, आधा सर गंजा, लेकिन धन से सारे ऐब छुप जाते हैं। सच कहा था माणिक मुल्ला ने, दौलत सारे ऐब ढांप लेती है। सो कुछ दिनों बाद जब जमुना ससुराल से लौटकर आई तो खुशी से खिली पड़ती थी। अम्मा, तुमने ठीक ही कहा, बड़ा सुख है मुझे। अरे वो तो इतने सीधे हैं कि जरा सी 3-5 नहीं जानते, जैसे छोटे से बच्चे हो। तभी तो पहले दोनों बीवियों के मायके वाले पूरी जायदाद लूट के ले गए, नहीं तो धन फटा पड़ता था। तुझे तो बहुत प्यार करता होगा। अब क्या बताऊं माँ, 24 घंटे मुंह देखते रहते हैं। जरा सी कहीं गई नहीं तो बस, अजी सुनती हो कहाँ गई? जमुना को ढेर सारी दौलत, बड़ी सी हवेली, लंबी चौड़ी जमींदारी और पति महोदय वो भी बड़े, सब कुछ भरपूर मिला था। लेकिन गोद हरी नहीं होने पाई। टोने टोटके भी जब काम नहीं आए तो पति पत्नी एक पंडित जी की शरण में पहुंचे। यदि पूरे कार्तिक मास में सुबह को फटने से पहले गंगा में स्नान करके आपकी पत्नी चंडी देवी पे पीले फूल चढ़ाए, ब्राह्मणों को चना, जौ और सोना दान करे तो गोद अवश्य भर जाएगी। जमुना कई दिनों तक गंगा नहाने गई। कोचवान रामधन की ड्यूटी लगी उसे लिवाने ले जाने की। कड़कड़ाती सर्दी, अल सुबह, मुंह अंधेरे का समय और खुली नदी में नहाना, जमुना का बदन बर्फ हो जाता। एक दिन तो उसे चक्कर सा आ गया। अरे बाबूजी, उठो उठो, आप काहे जान देने पर उतारू हैं। चलिए अब घर चलते हैं। नहीं, पहले फूल चढ़ाते हैं। ओहो,
ऐसा तपस्या तो गोरी मैया भी नहीं कीन होगी। देखो, आप वो बड़े ज्योतिषी की बात तो सुन लिए, अब जरा हम गरीब की बात भी मान लो। तुम क्या बताओगे? अजमाई हुई तरकीब है भाऊजी। सफेद घोड़ा होए, जो हमारा मोती है ना, ऊ के अगले बाएं पांव की नाल निकाल के चंद्र ग्रहण के दिन जौन अंगूठी बना के पहन ले तो सब में जान ठीक हो सकता है। अब न जाने चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, और इस अनुष्ठान को तो बस अब 4-5 दिन ही बाकी रह गए। ये लो, 5 दिन बाद ही तो चंद्र ग्रहण है। पर ऊ में एक मुसीबत है, हम मोती का अभी अभी नाल लगाए हैं और ऊ को घिसने में तो टाइम लगेगा। नहीं, से काम नहीं बनेगा। अरे नहीं, ऊ का कोनो कदर नहीं। तो फिर क्या करें? तुम ही कुछ जुगत बताओ। हाँ, एक काम हो सकता है। 4-5 दिन जौन एक तांगा को दौड़ाया जाए तो वो नाल पुरानी हो जाएगी, फिर उसकी अंगूठी बना के पहनी जा सकती। तो दौड़ाओ, तुम्हें कौन रोक रहा? अरे रफ्तार बेटा भाई, हाँ तेज चाल, ये, हाँ चाल चाल, अरे भाई कमर तेज चाल। ये घोड़े की नाल का चमत्कार था या कुछ और, इस बात को जाने दीजिए। लेकिन जमुना की गोद में बेटा आ गया। हाँ, बेटे का सुख बूढ़े जमींदार के नसीब में नहीं था, सो एक दिन कुर्सी पर बैठे बैठे ही प्राण छोड़ बैठे। बेटी विधवा हुई तो दस्तूर के मुताबिक शोक मनाने माता पिता भी आए, लेकिन साथ में आई उनकी मजबूरियां भी। जमुना, बेटे अपने बच्चे का मुंह देख ले, जाने वाला तो परलोक सिधार के। काल बली है बिटिया, काल बली है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। बेटी, बैंक से एक ही दिन की छुट्टी मिली है, आज जाना ही होगा। वैसे भी बेटी के घर रहना उचित नहीं। लेकिन इतने बड़े घर में ये अकेली कैसे रहेगी? कोई तो होना चाहिए देखभाल के लिए। अरे हम है ना साहब, हमारे होते हुए आपको कोनो फिक्र का जरूरत नहीं। हमारे बहूजी और बेटे की सेवा हम पूरी जिंदगानी तक करते रहेंगे। ये घर का सब मिजान हम ठीक कर देंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो साहब। हाँ, सचमुच अब किसी को जमुना की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। कोचवान रामधन सब संभाल चुका था, जमुना को भी, उसके बेटे को भी और जमीन जायदाद को भी। माणिक मुल्ला शायद ये बातें कभी नहीं जान पाते, लेकिन एक दिन रामधन मिल गया उन्हें रेलवे स्टेशन पर। अरे मानिक बाबू, अरे कहा रामधन, ऐसा नहीं मिजान, कहाँ चले? काशी जा रहे हैं, हमारे भौजी का लिवान है, वो तीरथ के लिए गई थी ना। तुम्हारे तो बड़े ठाठ है, सोने की खान हाथ लग गई क्या? ये सब लोहे की अंगूठी का कमाल है मानिक बाबू, बड़ी तासीर है घोड़े की घिसी हुई नाल में। अच्छा, एक तो हमारे पास और है, ये तुम रख लो। अरे नहीं, अरे रखो मानिक बाबू, हमारी तरफ से प्रेजेंट समझो, ये तुम्हारे काम आई। अच्छा अच्छा चलते हैं। अच्छा। घोड़े की नाल माणिक बाबू के किसी काम नहीं आई, क्योंकि उन्होंने उसकी अंगूठी नहीं बनवाई, दरवाजे की चौखट पर लटका कर छोड़ दिया। लेकिन कहानी के दूसरे पात्र उनके जहन को नहीं छोड़ पाए। तन्ना का कोई भाई नहीं था, 2 बहनें थी, एक बड़ी एक छोटी। जब उनकी मां परलोक सिधारी तो उनके पिता एक औरत को घर ले आए, जिसे बच्चे मौसी कहने पर मजबूर थे। बड़ी बेशरम हो। हाय दैया, हाय दैया, हाय तो पावले। अरे छोड़ो ना, अरे हमका बहुत काम है, अरे जाने दो ना। इस औरत के 2 काम थे, एक तो महेसर दलाल को खुश रखना, दूसरे उसकी संतानों को कोसना। अरे इन लोगों ने तो हमारा जीना दूभर कर दिए हैं। राम जाने बुढ़ापे में हमारा पेट कौन पाले और इनके बाप को कौन खिलाई। अरे इन लोगों को तो हमार पहनना ओढ़ना खाना पीना उठना बैठना कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। पानी पी पी कर कोसत रहे। और आप बैठे बैठे कहा देखो तो जी, संभालो अपने बिटवा को। इधर आओ उल्लू के पट्टे, इधर आ, तेरी खबर लेता हूँ। इधर आ, तू कभी नहीं सुधरेगा। कितनी बार कहा है कि अपनी मौसी का कहना माना कर।
वो तेरी मां समान है और तू समझता है वो तेरी कुछ भी नहीं। हरामखोर। Shut up! लेकिन ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। जमुना का ब्याह नहीं हुआ था तब की, उन दिनों की जब जमुना तन्ना से शादी की जिद किए बैठी थी। जमुना, जमुना, बेटा दरवाजा खोल ले। जमुना, ये क्या कर रही है बच्ची? दरवाजा खोल ले। खोलना बेटा, दरवाजा खोल। तुम उसकी बात क्यों नहीं मान लेती? अगर तन्ना हमारा दामाद बन जाए तो क्या बुरा है? लड़का भला है। तुम बात कर लोगे? हाँ। जमुना, सुन बेटा, तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं तन्ना से आके कोई बात कर ले। सुन रही हो ना? जमुना, बेटा अब तो दरवाजा खोले बेटे। जमुना की जिद के आगे माता पिता ने हथियार डाल दिए और तन्ना को घर बुलाकर उसके आगे शादी का प्रस्ताव रखा। हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने को तैयार हैं, मगर एक शर्त, हमारा कोई बेटा नहीं और ऊपर से तुम्हारा गोत्र भी हमसे मेल नहीं खाता। बात बड़ी सीधी है तन्ना। अगर तुम हमारे यहाँ घर जमाई बनकर रहो तो ही हम जमुना का हाथ तुम्हारे हाथ में देंगे। और बेटा, जाहिर है कि ऐसी हालत में हम दहेज भी नहीं देंगे। बोलो, क्या कहते हो? पिताजी को छोड़ना होगा। सोच लो तुम। तो फिर उनकी सेवा कौन करेगा? उन्हें ऐसे बेसहारा कैसे छोड़ दूं? देखा कितना नाशुक्र है। अरे हम इसे अपनी बेटी दे रहे हैं और इसे अपने उस निगोड़े बाप की सोच रही है। धीरज रखो जमुना की माँ। अगर जमुना इसके घर चली जाती है तो क्या हर्ज है? 2 कदम पे ही तो है। आप चुप रहो जी। जब हम दहेज जुटा लेंगे तो अपनी बेटी का ब्याह किसी योग्य वर से कर लेंगे। बेटी हमारी कुंवारी नहीं रहेगी और अगर कोई रास्ता नहीं सूझा तो पीपल के पेड़ से बेटी का ब्याह कर देंगे, लेकिन अपने से नीचे गोद में नहीं देंगे। हाँ। नीचे गोद की बात सुनकर तन्ना के बाप महेश्वर दयाल का सुर ऊंचा हो गया, इतना ऊंचा कि पड़ोसी क्या सारा शहर सुन ले। अगर फिर से तू उस लड़की के घर गया या उससे बात की तो खाल खींच के रख दूंगा तेरी। आए हाय, बड़का मजनू बनत फिरत है। अरे हम 2 दिन खाए का न दे तबई होश ठिकाने आए। कमबख्त, बाकी नाक कटवावत है। बिरादरी में इनका मजाक बनाई दे। अजी हमरी मानो, हम तो ये कहे कि लड़के का कहीं ब्याह कर दो जल्दी से। हाँ। और उल्लू के पट्टे अपने बाप का घर छोड़कर जाकर सास की गोद में घुसना चाहता है। हरामी साले, हमारा गोत्र नीचा है, जबान खींच के रख दूंगा। दहेज नहीं देंगे। अरे मैंने तो घर में टकसाल लगा रखी है। मेरे घर में जो 2 अनब्याही लड़कियां बैठी हैं, उनका दहेज क्या इनका बाप लाकर देगा? मेरे सामने तो आकर जरा बात करें, ऐसा जवाब दूंगा कि अरे वो जमुना कहां की परी है? काठ की गुड़िया को साड़ी लपेट कर नौबत बजाकर अपने घर ले आऊंगा, लेकिन अपने बेटे को इन कमीनों के घर में कभी नहीं ब्याहूंगा। यही सब वो घटनाएं हैं जिनके बाद पहले जमुना के घर में रोमा बीवी का आगमन हुआ और बाद में बारात का। जमुना की कहानी तो शादी के रास्ते पर मुड़ गई, लेकिन तन्ना की कहानी अभी बाकी थी। छोटे गोद की बात पर भन्ना कर तन्ना के बाप ने एक विधवा की बेटी लिली से उसका ब्याह तय कर दिया। लिली तन्ना के लिए हो गई और लिली की विधवा मां पर महेश्वर दलाल की लार टपकने लगी। वैसे महेश्वर दलाल रसिया तो थे ही, एक साबुन बेचने वाली लड़की सत्ती को देख देख कर भी आंखें सिका करते थे। ये खबर घर में बीवी के ठसके से रहने वाली औरत को मिली तो उसने अपने अधिकार की भाषा में ऐतराज किया। शर्म नहीं आवत? वो साबुन बेचने वाली लड़की के संगे? इसकी कहीं सुनी उड़ा रही है। कौन सी लड़की? अरे मैं तो तन्ना के रिश्ते की बात कर रहा हूं और तू किस साबुन वाली का बखान ले बैठी? अच्छा, तभी मुंह से शराब की बू आवत रही। का तन्ना की होने वाली सास के संगे पियत रहे? लौंडी से रानी बन गई, मुझसे सवाल पूछने लगी। घर की ओर पलट कर तो देखत नहीं। सारे घर की जिम्मेदारी हमारे सर पर लाद दी है और ऊपर से पूछते हैं कि हम क्या होते पूछने वाली। तू तो चाहती है कि मैं अपने बच्चों की भलाई का कुछ सोचूं ही नहीं, 24 घंटे तेरे ही इर्द गिर्द घूमता रहूं। अच्छा, जैसे कि हम कुछ जानत ही नहीं। अरे पहले अपन उम्र तो देखो, मोहल्ले में कैसे कैसे चर्चा होते हैं। अरे जग हंसाई हो रही है तो हार। वो सब तेरी वजह से कलमू ही। लो और
सुनो, हमार वजह से। हाँ, तू इस घर में रह रही है तो मोहल्ले में चारों तरफ से चार लोग चार तरह की बातें नहीं बनाएंगे। मैं ठहरा इज्जतदार आदमी, अपने बेटे और बेटियों की शादी रचानी है मुझे। तब तक इस ढोल के बोझ को अपने गले में लटकाए घूमता रहूंगा। कहा? अब हम बोझ हो गए? अरे, का हमारा ई घर पे कोई हक नहीं? इतनी सेवा का ई फल मिला? काका ने किया इन लोगों के वास्ते हमने। अरे, हाय रे हमारी किस्मत। अब हम ई घर में एक मिनट ना रहे भाव। अच्छा, तो यही चाहती है तू? ना शुक्रगुजार, निकल जा यहां से, फौरन निकल जा। मैं भी नहीं चाहता कि तू इस घर में रहे। जैसे तू तन पे 3 कपड़े पहनकर आई थी वैसे ही वापस जाएगी। निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। मैं कहता हूँ निकल, दफा हो तू यहाँ से। चल, चल तो निकल यहाँ से। दफा हो, बाबू को ना जाए। चल, दफा हो जा। औरत से छुटकारा पाने के बाद महेश्वर दलाल ने तन्ना की शादी रचाई। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ता रक्षो आरिष्टनेमि स्वस्ति नो। शादी तो हो गई, लेकिन लिली का मन तन्ना को स्वीकार नहीं कर पाया और मन की बात वो जमुना से छुपा भी नहीं पाई। लिली, ये साड़ी तो बहुत ही अच्छी पहन रखी है। कुछ खास नहीं, माँ ने कलकत्ते से मंगवाई थी। मैं भी अपने उनसे कहती हूँ मेरे लिए बिल्कुल ऐसी साड़ी ला कर दें। सिल्क है ना? ये क्या, तुम अभी से पेट से हो? इतनी जल्दी? माँ के कहने पर चंडी के मंदिर में आए ज्योतिषी के दर्शन करने गई थी। ओह, तन्ना भी गए थे साथ में? उनके पास मेरे लिए समय कहाँ है? तो बिना अपने बाप से पूछे एक उंगली भी नहीं हिला सकते। और वो बहनें तो शादी करके चली जाएंगी, उसके बाद सिर्फ तुम्हारा ही राज होगा, है ना? जचकी के लिए माँ के पास जा रही हूँ, उसके बाद यहाँ लौट कर नहीं आऊंगी। लिली जचगी के लिए माँ के घर गई तो फिर लौट कर नहीं आई, लेकिन एक दिन जमुना आई। तन्ना को अकेले पाकर जैसे उसके भीतर दबी हुई चिंगारी फिर से दहकने लगी। तन्ना? क्या तुम मुझे भूल गए? हाँ? मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकी तन्ना। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकी तन्ना। जमुना, अब तुम घर जाओ। नहीं तन्ना, जमुना तुम्हारे बगैर नहीं रहती तन्ना। ये जमुना एक स्त्री थी, नदी नहीं। तन्ना के प्रेम जल से रीता रहना शायद उसका भाग्य था, लेकिन भाग्य तन्ना का भी कौन अच्छा था। पत्नी जा चुकी थी और एक हादसे के बाद महेश्वर दलाल भी कहीं चले गए। तन्ना अकेला हो गया तो वो पत्नी को लिवाने ससुराल पहुंचा। अब हमसे घर अकेले नहीं चलता, और फिर पिताजी भी गायब हैं। सुना है पुलिस उनके पीछे लगी है। बकवास, तुम्हारे पिताजी यहीं हैं। मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उन्हें तुम अपने साथ ले जाओ। अबे ओ तन्ना, तू यहाँ क्या कर रहा है? उल्लू के पट्टे, मेरी जासूसी करने आया है यहाँ? अगर बाहर जाके तूने मेरे बारे में एक लफ्ज भी बोला तो देख लेना। माँ, मैंने तुमसे कहा था ना इन्हें यहाँ नहीं रहने देना। अब हम क्या कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं बिटिया? इसे यहाँ से निकाल दो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। मैं अब और कहाँ जाऊंगा? बाहर गया तो पुलिस मुझे धर लेगी। वो आप जाने, मुझे अब आपके परिवार के साथ कोई लेना देना नहीं चाहिए। कहा? और ये बच्चा? वो मेरे पास रहेगा। हमारे पास सब कुछ है, किसी मर्द की जरूरत नहीं है हमें। इससे कहो ना मुझे यहाँ रहने दे, मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ। बोलना इसको। इसके बाद महेश्वर दलाल कहानी से गायब हो गए, लेकिन तन्ना और जमुना एक बार फिर मिले। इस बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर जमुना गोद में बेटे को लिए अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी और तन्ना सामने आ गया। अरे तन्ना, तुम ही हो ना? कितना दुबला गए हो, मैं तो पहचाने भी नहीं। बेटा, मामा को प्रणाम करो। प्रणाम करो। ऐसा। नमस्ते। ये रामधन है, हमारी स्टेट की देखरेख यही करते हैं। नमस्ते। तुम ऐसा करो, अपन भैया साथ बातें करो। हाँ, हम सामान गाड़ी में रखा थे। आओ बैठो तुम। अच्छा बेटवा।
कहाँ जा रही हो? नीमसार, वहाँ यात्रा है। तना, तुम भी कुछ खा लो ना। तुम हमेशा मुझे कुछ खिलाती थी ना। तना, तुम बहुत कमजोर हो गए हो। कुछ दिन हमारे यहाँ क्यों नहीं आ जाते? कोठी है, तांगा है, खुली आबो हवा है, सेहत संभल जाएगी। आऊंगा, चलता हूँ। अच्छा। ये विदा लेना तन्ना के लिए अलविदा कहने जैसा हो गया। वो मुड़ मुड़ कर जमुना को देखते हुए पटरी पार कर रहा था कि तभी पीछे से आ रही ट्रेन की लपेट में आ गया। रेल के पहियों ने तन्ना के दोनों पैरों को काटकर शरीर से अलग कर दिया। अपने आत्मविश्वास के पैरों पर वो जीवन में कभी खड़ा नहीं हो पाया था। शायद इसी बात की सजा मिली थी उसे। लेकिन अस्पताल में जब तन्ना होश में आया और उसे पैरों के कटने का पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। तन्ना? तन्ना? सिरहाने बैठी जमुना तन्ना को चुप कराती रही, ढाढ़स बंधाती रही, शांत कराती रही। और तभी अचानक तन्ना सचमुच शांत हो गया, हमेशा के लिए। जब लिली ने अस्पताल के कमरे में प्रवेश किया तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। कमरा केवल जमुना के विलाप से भरा हुआ था। जमुना और तन्ना दोनों की दो कहानियां थीं, अलग अलग, लेकिन एक दूसरे से गुंथी हुई। दोनों पूरी हो गईं। दोनों कहानियों में दो पात्र कॉमन थे, लिली और माणिक मुल्ला। एक कहानी इन दो पात्रों की भी है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगा जो ऐसे बादलों के दिन मुझे बार बार याद आती। हाँ, तो उस लड़की का नाम समझ लो लिली था। डूबते सूरज की उदास पीली किरणों ने झांककर उस लड़की को अपने रेशमी तकिए में सिसकते हुए देखा। शादी तुम्हारी कल है, तुम अभी से रो रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो नहीं बताओगी? कहा ना कुछ नहीं, सच मानो। अच्छा मत बताओ, हम भी तुम्हें अब कुछ नहीं बताएंगे। नहीं, बताती हूँ। कल मैं कम्मों के साथ देवदास देखने गई थी। देख के पता नहीं मुझे कैसे लगने लगा, लेकिन कम्मों की समझ में कुछ नहीं आया। वो बोलती है प्यार के लिए जान देना वगैरह सब बकवास है। तुम समझती हो बकवास नहीं है? क्या होगा माने, तुमसे एक दिन नहीं मिलती हो तो जी घबराने लगता है, ये सोच के कि आगे चल के मैं तुमसे मिलूंगी या नहीं, मैं क्या करूंगी। अच्छा चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, ऐसे रोते नहीं है। आज सुबह आकर क्या होगा? हमारे प्यार को हमसे कोई छीन नहीं सकता। जानती हो, तुम्हारा प्यार मुझे सदा बल देता रहेगा और तुम इस बात को मानने को तैयार नहीं। ऐसा न कहो, तुम्हारे प्यार ने ही मुझे सब कुछ दिया है। ये शामें सब की सब शामें, क्या इनका कोई अर्थ नहीं। घबरा के तुम्हें जब याद किया
क्या उन शामों का अर्थ नहीं, क्या उन शामों का अर्थ नहीं। ये शामें, सब की सब शामें, क्या इनका कोई अर्थ नहीं। घबरा के तुम्हें जब याद किया, क्या उन शामों का अर्थ नहीं, क्या उन शामों का अर्थ नहीं। ओ ये शामें, सब की सब शामें, सोनेपन के इन लम्हों में अपनी छाया से बातें की, जिनमें कोई भी फल न रहे, वे टूटी वीणाएं फेंकी, ये भीगे पंछी के लम्हे, ये भीगे पंछी के लम्हे, क्या इनका कोई अर्थ नहीं, क्या इनका कोई अर्थ नहीं। ये शामें, सब की सब शामें। फिल्म सूरज का सातवां घोड़ा में संगीतकार वनराज भाटिया को धर्मवीर भारती का लिखा बस यही एक गाना मिला था धुन बनाने के लिए। बाकी उनके साजों का इस्तेमाल पार्श्व संगीत के लिए हुआ। हिंदी फिल्मों में वैसे गानों की पुरानी परंपरा है और इसे निभाने के लिए खासी मशक्कत भी की जाती है, लेकिन श्याम बेनेगल परंपरा या लीक पर चलने वाले फिल्मकार नहीं हैं। उनके अनुसार संगीत जो है इस फिल्म में, इसका कॉम्प्लीमेंट्री रोल जो है कुछ कम है, क्योंकि ये इसमें जो एक्सपीरियंस है संगीत का एक्सपीरियंस नहीं है। द एक्सपीरियंस इज समथिंग एल्स। इसमें एक सेरेब्रल रोल, मतलब वो एक इंटेलेक्चुअल रोल है, और एंटरटेनमेंट जो है ना, इट्स अ काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट, तो उस किस्म का है। तो इसमें हम लोगों ने ज्यादा तो जोर दिया नहीं, क्योंकि जगह भी नहीं थी, क्योंकि संगीत जब यूज करते हैं तो वो इस किस्म के फिल्म में सिर्फ आइटम हो सकता है, और उसकी तो बिल्कुल जगह नहीं थी। फिल्म सूरज का सातवां घोड़ा में वैसे एक गाना और भी है, लेकिन उसे फिल्मी गाना नहीं कहा जा सकता। असल में वो एक लोकगीत है और गाजों बाजों के बिना नीना गुप्ता की सोलो आवाज में है। इसे पर्दे पर सत्ती गाती है। सत्ती की एक अलग कहानी है। एक दिन माणिक मुल्ला ने वो कहानी भी सुनाई। हमारे मोहल्ले में एक अपाहिज रिटायर्ड सैनिक था, चमन ठाकुर। कई साल पहले उसकी रेजिमेंट बलूचिस्तान भेजी गई कबायली विद्रोह को कुचलने। किसी गांव के नेस्तनाबूद हो जाने के बाद उसे एक 3-4 बरस की लड़की रोती हुई मिली, जिसे वो उठा लाया था और पालने पोसने लगा। 2-3 साल हुए, उसका हाथ कट गया था और उसे पेंशन मिलने लगी। आकर हमारे मोहल्ले में साबुन का कारोबार शुरू कर दिया। सत्ती साबुन बेचा करती थी, मगर उसकी गदराई छवि को देखकर हर कोई जैसे उसे खरीदने की कामना करता। राम राम। सेठ जी, हमारा ये साबुन अपनी दुकान में रख लो। चमन ठाकुर का चक्कू छाप खास धुलाई का साबुन है। साबुन तो क्या, मैं तो साबुन वाली को भी दुकान पर रख ली। साबुन वाले को दुकान में रख और ये चक्कू रख अपने सीने में। कमीने, पागल हो गया क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। अच्छा माफ कर मेरी माँ, गलती हो गई। किसी का बच्चा, आगे से ऐसी गलती मत करना। ऐसी ही थी सत्ती।
बुरे इरादों की छाती में कटार भोंकने को हरदम तैयार। लेकिन माणिक बाबू के लिए उसके मन में कुछ और था। क्या था, इस बात को समझना उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन सत्ती माणिक बाबू में जैसे अपने भविष्य को देखती थी। बड़ी तमन्ना थी तुम्हें लाट के दफ्तर में बैठा देखूं। खैर तुम फिक्र मत करो, अगर मैं यहाँ रही तो तुम्हें रुपया जरूर दूंगी, और अगर कहीं चले गए तो भी कुछ ना कुछ तो करूंगी। कहाँ जाने वाली हो? क्यों, चाचा मेरा ब्याह नहीं करेंगे? लेकिन ये सब तो बहुत बाद में हुआ। बात शुरू हुई थी हिसाब किताब से। कारोबार के लिए जरूरी है हिसाब, और हिसाब में चमन ठाकुर और सत्ती दोनों ढेर थे। गंगा महाजन के यहाँ कितने डंडे दिए थे सत्ती? 2 कम 20, 7 बिके नहीं थे। फिर 15 और दिए, वहां से मिले 5 रुपए 4 आने। 5 रुपए 4 आने? नो, 7 रुपए 9 आने बनते हैं। कैसे बनते हैं चाचा? देखो 5 और 5 10 और 5 15 और 8 कितने हुए? 3 ऊपर 20। और 2 महीने गए जो 5 डंडों के दाम वसूल नहीं हुए, वो तो भूल ही गई। हाँ वो तो मैं भूल गई। डैम फूल, तुझे हिसाब करना कुछ नहीं आता। जैसे तुम्हें आता है, काला अक्षर भैंस बराबर। अरे जयराम जी की भैया। जयराम जी की। तुम माणिक बाबू हो ना, मुल्ला साहब के छोटे भाई? जी। हिसाब करना आता है? थोड़ा बहुत। अब तो जरा हमारा हिसाब कर दो ना। आओ ना, हिसाब कर दो ना। आओ। माणिक बाबू ने हिसाब संभाला तो रोज का आना जाना हो गया। गणित में उनकी रुचि भी बढ़ गई। जाहिर है इस रुचि का कारण थी सत्ती। एक दिन माणिक बाबू ने सत्ती और चमन ठाकुर को एक कविता सुनाई। कविता तो क्या खाक समझ में आती उनके, लेकिन मजा दोनों को खूब आया। ये कोई कविता हुई? तुमने बन्ना सुना है? हिंडोला सुना है? मैं सुनाती हूँ। निमिया का पेड़ जीनी काटे हो बाबा, निमिया बसेरा चिरैया हो, बिटियाई जिनी को दुख दे बाबा, बिटिया तजैसन चिरैया हो, बिटिया तजैसन चिरैया। उड़ी उड़ी जई है सबेरे चिरैया, रही जई है अकेली हो निमिया हो, बिटिया जई है हो सासुर सबेरे, रही जई है अकेली हो मैया हो, बिटिया तजैसन चिरैया हो, बिटिया तजैसन चिरैया। सत्ती के गाने का दर्द जैसे माणिक बाबू के भीतर तक उतर गया, और माणिक बाबू की चाहत सत्ती के दिल में। सत्ती माणिक बाबू में जैसे किसी अपने सगे को खोजने लगी, पर यह बात चमन ठाकुर कैसे बर्दाश्त करता। सत्ती, बाबू तुमने तो लौंडिया का दिमाग खराब कर दिया है। नखरे तो देखो इसके। अगर इस डैम फूल को उठाकर पालता पोसता नहीं तो चील गिद्ध लौट के खा गए होते। अरे वही अच्छा होता जब चील और गिद्ध खा गए होते। तू तो मुझे टुकड़े टुकड़े करके बेच खाएगा, हराम की खाएगा, हराम की। सुना सुना कैसी मशीन गन से जुबान चला रही है बाबू ये। क्या मैं इसका चाचा नहीं हूँ? मैं इसकी भलाई नहीं चाहता क्या? अरे बड़ा चाचा बनता है, इसलिए मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कि भड़वागिरी करे। बाबू इसकी नजर में खोट आ गया है, खोट। और मैं किसी से डरती नहीं। ये चक्कू है ना मेरे पास, चक्कू। चाचा बड़ी बास्टर्ड, चलो बकवास मत कर। अरे क्या हाथ है कि तेरे जैसे? मैं बाबू का चार्ज करके दे।
कमीनी, गोली मार दूंगा तुझे। बहुत आंखें दिखा दी। सत्ती चमन ठाकुर को बलूचिस्तान की एक उजड़ी हुई बस्ती में मिली थी कई बरस पहले। कोई खून का रिश्ता तो था नहीं, सो दारू के नशे में एक दिन महेश्वर दलाल के हाथों सत्ती का सौदा करते हुए चमन ठाकुर को रत्ती भर भी रंज नहीं हुआ। चमन ठाकुर, ये ले 1000 रुपए बराबर पूरे है ना? अरे तो क्या आधे दूंगा? दे मेरे पास रसीद। ये ले, आज से सत्ती। अरे जब जब जियो तुम। अरे जग्गू की क्या जरूरत है? मैं तो तेरी नजरों से ही मर जाऊंगा। अरे मैं डरती नहीं। अभी तो सुहाग रात मनानी है। 1000 रुपया दे के खरीद। फिर मैं मुर्दे जैसे बेहोश पड़ी रही। उसके बाद पता नहीं महेश्वर ने मेरे साथ क्या किया। उसने मुझे ये अंगूठी पहना दी। तुम उदास हो गए? मेरे कारण तो नहीं। लो, फेंक दी। भाभी से खटपट हो गई, कहती आगे पढ़ने को एक पाई भी नहीं देगी। लो, इसे फीस भरने दो। आगे का खर्चा भी जो होगा मैं संभाल लूंगी। नहीं, मैं तुमसे नहीं ले सकता। क्यों मुझसे नहीं ले सकते? नहीं। मैं समझ गई। फिर तुम बताओ मैं क्या करती? मैं क्या करती? तुम कोई रास्ता बताओ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है मानिक बाबू, और कोई नहीं है। किसे अपना सुख दुख सुनाऊं? नसीब रूठ गया तो तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे मानिक बाबू। मेरी क्या गलती? मेरी गलती बताओ। मैंने क्या किया मानिक बाबू? मुझे जाना है, जाने दो मुझे। मेरी कसम। कह दिया ना, जाने दो मुझे। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं जा रही हूँ। घबराओ नहीं, मैं जा रही हूँ। इसके बाद एक रात छुपती छुपाती सत्ती मानिक बाबू के घर आ गई। किसी तरह से महेश्वर दलाल और चमन ठाकुर को चकमा देकर आई हूँ। सारे गहने कपड़े लगते हैं इस कचरी में। अब गंगा में डूब मरूंगी, पर वहां वापस नहीं जाऊंगी। मुझे कहीं ले चलो, मैं मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी, कुछ भी करूंगी। तुम्हारे भरोसे पे आई हूँ। यहाँ रहो। यहाँ निकलना नहीं तुम यहाँ से। हाँ, मैं देख के आता हूँ यहाँ पे कोई है कि नहीं। मानिक बाबू बहाना करके सत्ती के पास से उठे और सीधे अपने बड़े भैया के कमरे में पहुंचे। भैया 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 उठो। क्या? सती भाग कर आई है। चमन ठाकुर ने उसे महेश्वर दलाल के हाथों भेज दिया। वो उधर रसोई में है। रसोई में। अच्छा, तुम ऐसा करो, उसे वहीं रसोई में बैठे रहने दो। हाँ। मैं चमन को लेके आता हूँ। सत्ती अपना सब कुछ समेटकर पूरी उम्मीद लेकर मानिक बाबू के पास आई थी, पर मानिक मुल्ला तो खुद अपना बोझ उठाने के लायक भी नहीं थे। सत्ती की जिम्मेदारी कैसे ढोते? सो थोड़ी ही देर में चमन ठाकुर और महेश्वर दलाल वहां आन पहुंचे। सत्ती चीखती चिल्लाती और छटपटाती रही, रोती रही। चमन ठाकुर और महेश्वर दलाल उसे उठाकर ले गए। सत्ती चली गई और मानिक मुल्ला के जीवन से सत्ती की कहानी भी विदा हो गई। अगले दिन एक दुकानदार मोहल्ले वालों को सुबह की बात बताते हुए देखा गया। आज सुबह जब मैं गंगा स्नान को निकला तो मैंने रास्ते में एक टांगा देखा था, ऊपर तक सामान से लदा हुआ। उसमें आगे चमन ठाकुर बैठा था और पीछे सफेद चादर से कुछ ढका हुआ था। लेकिन जब मैं घाट पे पहुंचा तो मैंने उसी सफेद चादर में लिपटी हुई एक लाश देखी। मैं लोगों को लेने के लिए दौड़ा, लेकिन जब तक वापस आया तब तक तो लाश गायब। हो सकता है उसे मार कर बहा दिया हो। मुझे लगता है शायद चमन ठाकुर और महेश्वर दलाल ने मिलकर रात को सती का गला दबा दिया होगा और सुबह लाश को गंगा में बहा दिया होगा। ये भी हो सकता है, वो है ही कमीने। सत्ती, लिली,
और जमुना, तीनों तीन कहानियां। ये तीनों कहानियां अकेले माणिक बाबू की कहानी भी थी। कहानी पूरी हो गई, लेकिन कहानी की परछाइयां सुनने वालों की सोच पर घिर आई। फिर कब हुआ? भैया का तबादला हो गया और मुझे नौकरी करनी पड़ी। वास्तव में उसी जगह पर नियुक्त हुआ जो तन्ना के मरने पर खाली हुई थी। अब यहां अपने खानदानी मकान की देखरेख कर रहा हूं। इस समय मित्रों के बीच बैठा हूं जो एक और कहानी सुनने को इच्छुक हैं। नहीं, अब कहानियां बस हुई, क्योंकि आप हर बार अपने आप का हीरो बनाकर नहीं दिखा सकत ई खातिर। ऐसा कहां किया यार? बिल्कुल यही किया। जमुना ने इन्हें तन्ना की जगह चाहा, हुआ से भागे। लिली ने सच्चे दिल से प्यार किया, हुआ भी जिम्मेदारियों से साफ दामन छुड़ा ली। और सत्ती के मामले में तो हद ही कर दी। लेकिन यह बात सच है कि मैंने कभी पहल नहीं की। ये तो भरम है आपका। हाँ, हर बार कन्नी जरूर काट गए आप। चाकू तरबूज पर गिरा तो, पर चाकू का कोनो नुकसान नहीं हुआ। सती को मैंने दगा दी, इस बात ने मुझे बहुत सताया। इतना घबराता नहीं तो शायद वो बच सकती। उसकी मृत्यु के बाद मेरी कविता में भी मृत्यु की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी। निमिया का पेड़ जीनी काटे हो बाबा, निमिया बसेरा चिरैया हो, बिटियाई जिमी को दुख दे बाबा, बिटिया जैसन चिरैया। गली के नुक्कड़ पर सब दोस्त चाय पीने पहुंचे तो जाहिर है चर्चा होना लाजमी था। माणिक बाबू, जब आप कहानी सुना रहे थे तो पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। इसका मतलब है प्रकृति ने तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना है और तुम अपने सपनों को कहानी के रूप में बदलकर सरल भाषा में सबके सामने रख दोगे। लेकिन सपनों की कहानी काहे बनाई जावे? उन्हें अपने तय रखे। कहानियों में सपनों की तरह असलियत को मोड़कर हम अपनी मनोकामनाएं जो पूरी कर लेते हैं। कहानी तो सत्य और असत्य का अजीब मिश्रण है। तो मुल्ला भाई उस तरह की प्रेम कहानी क्यों नहीं सुनाते? मगर इनकी कहानियों में प्रेम था ही कहाँ? क्यों? तो ऐसा लगता है तो ठीक है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज है जो आगे बढ़कर हमें रोशनी की ओर जाने की प्रेरणा देती है। और हम उसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे 7 घोड़े सूर्य को आगे ले चलते हैं। और जो इन घोड़ों में सबसे छोटा होता है, सबसे पीछे वाला घोड़ा, उसे भविष्य का घोड़ा कहते हैं। सूरज का 7वां घोड़ा। बाबूजी, बाबूजी कहकर भिक्षा के लिए हाथ बढ़ाने वाली इस भिखारिन को देखते ही माणिक बाबू जैसे पत्थर के हो गए। उन्हें देखकर भिखारिन को भी जैसे सांप सा सूंघ गया। झटके से वो पीछे हटी, रुंधे गले में सिसकियां सहमने लगी। ये सत्ती थी। अपाहिज चमन ठाकुर को गाड़ी में घसीटती और भीख मांगती हुई। फिल्म सूरज का 7वां घोड़ा का ये अंत किसी कटार सा देखने वालों के सोच में घुपता है और पल भर को जहन जैसे पत्थर का हो जाता है। जिस संगीत के साथ फिल्म शुरू हुई थी उसी के साथ पूरी हो जाती है। तीनों पात्रों की अलग अलग कहानियों को समेटकर एक कहानी में पिरोने वाला है ये संगीत। फिल्म
सूरज का सातवां घोड़ा में माणिक मुल्ला के किरदार से रजत कपूर ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया। साथ में और कलाकार थे राजेश्वरी सचदेव, नीना गुप्ता, पल्लवी जोशी, इला अरुण, अनंग देसाई, के रैना, रघुवीर यादव और अमरीश पुरी। सभी कलाकारों के अभिनय से निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल बहुत संतुष्ट थे। वैसे तो सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और रघुवीर यादव का काम बड़ा अच्छा है। पल्लवी जोशी और राजेश्वरी सचदेव ने तो बहुत ही कमाल का काम किया फिल्म में। एनएफडीसी और दूरदर्शन के सहयोग से बनी फिल्म सूरज का सातवां घोड़ा अधिक दर्शक तो नहीं बटोर पाई, लेकिन जिसने भी इस फिल्म को देखा भुला नहीं पाया। सच पूछिए तो श्रेष्ठ होना और लोकप्रिय होना, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। ये भीगे पंछी के लम्हे, क्या इनका कोई अर्थ नहीं, क्या इनका कोई अर्थ नहीं। ये शामें सब की सब शामें। सूरज का सातवां घोड़ा, यही थी आज की फिल्म, जिसकी कहानी और कहानी को पर्दे पर उतारे जाने की कहानी आपने सुनी। बाइस्कोप की बातों के बीच-बीच में आज फिल्मकार श्याम बेनेगल ने भी अपनी इस फिल्म के बारे में आपको बताया, यानी हमारे प्रोग्राम को बेहतर बनाया। सूरज का सातवां घोड़ा फिल्म की बातों का आलेख लोकेंद्र शर्मा ने तैयार किया और हर बार की तरह बाइस्कोप की बातें भी सुनाई। सहायक थे PKA नायर। सूरज का सातवां घोड़ा फिल्म की बातें आपको कैसी लगी? अगर चिट्ठी लिखकर बता सके तो हम आपका आभार मानेंगे। अब अगले सप्ताह तक नमस्कार। संसार सिनेमा का बातें बाइस्कोप की, बाइस्कोप की बातें।